Hello, future doctors. Welcome to Dipenism. I am Dr. Dipen Shah, and आज हम लोग शुरू कर रहे हैं with the second chapter of psychology that is about intelligence. Previous chapter में हम लोगों ने डिस्कस किया था कि psychology को as a scientific discipline हम लोग अभी consider करते हैं and उसके क्या reasons थे, कैसे psychology का evolution हुआ. In today's segment, we are starting with the intelligence for your board exams. नाउ इंटेलिजेंस में हम लोग क्या क्या डिस्कस करने वाले व्हाट इज इंटेलिजेंस उसका इंट्रोडक्शन कि लोगों का क्या पर्सपेक्टिव है अबाउट इंटेलिजेंस तो वो सब हम लोग डिस्कस करेंगे मेजरमेंट ऑफ इंटेलिजेंस कैसे इंटेलिजेंस को असेस किया जा सकता है हिस्ट्री ऑफ मेजरमेंट ऑफ इंटेलिजेंस कॉन्सेप्ट्स रिलेटेड टू मेजरमेंट ऑफ इंटेलिजेंस टाइप्स ऑफ इंटेलिजेंस टेस्ट दो मेजर टाइप्स को हम लोग डिस्कस करेंगे और उसमें सब कैटेगरीज आएंगे एप्लीकेशंस ऑफ इंटेलिजेंस टेस्टिंग के कौन से फील्ड्स में हम लोग ये टेस्टिंग मेथड्स को यूज कर सकते हैं न्यू ट्रेंड्स इन इंटेलिजेंस लाइक सोशल इमोशनल एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तो ये सब हम लोग आज के सेगमेंट में डिस्कस करेंगे ऑन इंटेलिजेंस सो फर्स्ट इंट्रोडक्शन नाउ इंट्रोडक्शन ये पूछता है आप लोगों से कि अगर आपको तीन ऑप्शंस दिए जाए लॉट ऑफ मनी गुड लुक्स या इंटेलिजेंस तो आप लोग क्या सिलेक्ट करोगे और टेक्स्ट बुक ने ये ओपिनियन पूछने के बाद डायरेक्टली अपना ओपिनियन दे दिया है कि आप लोग डेफिनेटली सिलेक्ट करोगे इंटेलिजेंस ही बट डिफरेंट पीपल वुड सिलेक्ट डिफरेंट थिंग्स अगर किसी में अच्छा खासा इंटेलिजेंस है वुड प्रेफर कि नहीं मुझे पैसा चाहिए किसी को ऐसा रहेगा कि मुझे ज्यादा बेटर लुक्स चाहिए बट ये सब एक्वायर करने के लिए यू नीड टू बी एन इंटेलिजेंट पर्सन सो इंटेलिजेंस विल प्ले अ रोल इन एनी काइंड ऑफ सक्सेस तो ये इंटेलिजेंस का ये एक इंपॉर्टेंट रोल रहेगा हर इंडिविजुअल के लाइफ में सो एंड इंटेलिजेंस इज एसेंशियल फॉर गेटिंग सक्सेस इन एग्जामिनेशन participating in various competitions decision making getting job money and so on so psychologists what do they say about this attribute of human beings तो intelligence जो है इसको सबसे highest attribute माना गया है so intelligence is unique and the highest attribute of human species because of which human is proved to be supreme today तो सबसे dominating species evolved species humans का है क्योंकि humans have the most superior intelligence as compared to any other living organism available or surviving on the earth and because of this intelligence we have achieved new horizons of progress by using the gift of intelligence तो gift of intelligence बहुत ही जरूरी है फिर कुछ इंक्विजिटिव क्वेश्चंस उन्होंने यहाँ पे पूछे एक्टिविटी 1 में जिससे आपका थिंकिंग डेवलप होना शुरू हो जाए इंटेलिजेंस के बारे में आपका एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो कि इंटेलिजेंस इज इट समथिंग दैट इज इनबॉर्न मतलब बर्थ के साथ ही इंटेलिजेंस फिक्स हो जाता है कि और इंटेलिजेंस में इवोल्यूशन हो सकता है ग्रोथ हो सकता है सो इंटेलिजेंस इज इट समथिंग इनबॉर्न और इज इट लर्नड थ्रू द पर्सन्स लाइफ तो बेसिकली इसका आंसर जो एक है एक डिबेट है साइकोलॉजी में नेचर वर्सेस नर्चर नेचर मतलब हमारे जीन्स कंट्रोल करते हैं या फिर नर्चर मतलब एनवायरमेंट डिसाइड करता है सो ऑनेस्टली स्पीकिंग बोथ प्ले अ रोल तो जेनेटिक इन्फ्लुएंसेस से हमारा ब्रेन का मैच्योरेशन वगैरह होता है डेवलपमेंट होता है और एनवायरमेंट से हम लोग बहुत सारी चीजें सीखते हैं देयर इज लॉट ऑफ लर्नड बिहेवियर सो इंटेलिजेंस इज नॉट समथिंग दैट इज ओनली इनबॉर्न there are external factors also involved students who are intelligent can get good marks in the examination yes that is right students who do not get good marks in examinations are less intelligent no ऐसा नहीं है so basically scoring good in the exam is one of the abilities that a student has but अगर वो ability नहीं है तो ऐसा मतलब नहीं है कि उसका intelligence कम है उस पर्टिकुलर एरिया में शायद कम है बट इंटेलिजेंस बहुत सारे अलग अलग डायमेंशन से स्टडी किया जाता है जो हम लोग इस चैप्टर में पढ़ेंगे people who are intelligent are very smart yes possibly smartness intelligence के साथ correlate कर सकते हैं intelligent people can impress anyone by their talk not necessary ऐसा भी हो सकता है कि बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट टॉक किया बट सामने वाले को बहुत ही बोरिंग लगे कि ये बहुत ही स्मार्ट बातें कर रहा है बट इम्प्रेस करने के लिए तो बहुत सारे दूसरे भी क्वालिटीज होने चाहिए सेंस ऑफ ह्यूमर होना चाहिए इंटरेक्शन होना चाहिए गुड स्पीकिंग गुड लिसनिंग स्किल्स होने चाहिए सो ये कुछ क्वेश्चंस आपके माइंड में जनरेट करने के लिए पूछे गए हैं सो दैट यू कैन जस्ट गेट एन आइडिया अबाउट इंटेलिजेंस फिर जो ये डेफिनेशंस ऑफ इंटेलिजेंस हैं उसमें से दो डेफिनेशंस है वन इज गिवन बाय लुइस टर्मेन एंड अदर बाय डेविड वेस्लर आगे भी इस चैप्टर में बहुत बार आएंगे क्योंकि इन्होंने इंटेलिजेंस के स्केल्स दिए हैं टू असेस द इंटेलिजेंस तो एज पर लुइस टर्मेन an ability to think on an abstract level is called as intelligence
एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग का मतलब होता है जो कुछ कॉन्क्रीट अवेलेबल ना हो, तो देर इज अ वे टू थिंक आउट ऑफ द बॉक्स एज वेल, सो दैट इज अ काइंड ऑफ एन एब्स्ट्रैक्ट लेवल थिंकिंग. सो अगर कोई इंसान एब्स्ट्रैक्ट लेवल की बातें सोच सकता है, दैट मीन्स दैट पर्सन इज इंटेलिजेंस एज पर लुइस टर्मन. अकॉर्डिंग टू डेविड वेशलर, इंटेलिजेंस इज एन एग्रीगेट, बहुत सारे क्वालिटीज का मिक्सचर है. इट इज अ ग्लोबल कैपेसिटी ऑफ एन इंडिविजुअल टू एक्ट पर्पसफुली, to think rationally and to deal effectively with the environment. So it's a aggregate of global capacity to act purposefully. मतलब जो भी हम लोग एक्शंस लेते हैं उसका एक पर्पस है. अभी मैं ये एक वीडियो आपके लिए बना रहा हूँ, सो उसका पर्पस है यस मेरे स्टूडेंट्स को, फ्यूचर साइकोलॉजिस्ट को हेल्प हो उनके बोर्ड एग्जाम्स में, और ये नॉलेज उनको थ्रू आउट लाइफ में भी हेल्प करे. एंड आपका एक्शन है कि हम लोग ये वीडियो देख रहे हैं सो दैट हम लोग कुछ एब्जॉर्ब कर सके, हम लोग हमारा एकेडमिक परफॉर्मेंस इंप्रूव कर सके, सो हमारा लर्निंग भी हो और हमारा परफॉर्मेंस भी इंप्रूव हो. तो थिंक रैशनली, इंटेलिजेंस पर्सन रैशनली सोचते हैं. और रैशनल का मतलब हम लोगों ने प्रीवियस चैप्टर में डिस्कस किया था, बी रैशनल. डॉक्टर एल्बर्ट एलिस का थियरी आरईबीटी, रैशनल इमोटिव बिहेवियर थेरेपी. रैशनल थिंकिंग मतलब लॉजिकल थिंकिंग, रीजनेबल थिंकिंग, जहां पे हम लोग अडेप्टेबिलिटी दिखाते इन द गिवन नेचुरल सराउंडिंग. So to think naturally and to deal effectively with the environment means intelligence as per डेविड वेशलर. तो दोनों ही डेफिनेशन याद रखने, बट ज्यादा इंपॉर्टेंट है डेविड वेशलर का डेफिनेशन अबाउट इंटेलिजेंस. नाउ perspectives on intelligence. Now some psychologists believe that intelligence is single global ability. मतलब इंटेलिजेंस एक ही एक यूनिट है और उसी के ऊपर से हम लोग पर्सन का इंटेलिजेंस लेवल को एनालाइज कर सकते हैं, असेस कर सकते हैं. सो दूसरे साइकोलॉजिस्ट ऐसा बिलीव करते हैं कि सिंगल एबिलिटी नहीं है, इट हैज सेवरल डिफरेंट एबिलिटीज. बहुत सारी चीजों का मिक्सचर बन के एक इंटेलिजेंस एक एज अ फिनोमिनन बनता है. सो बेसिकली दोनों ही कॉन्सेप्ट को हम लोग पहले डिस्कस करते. तो इनिशियल जो कॉन्सेप्ट था दैट इंटेलिजेंस इज अ सिंगल जनरल एबिलिटी. तो देर आर सर्टन साइकोलॉजिस्ट हु बिलीव इन द यूनिटरी मतलब सिंगल यूनिट है, unitary notion of intelligence, explain that only the functions of intelligence take different forms. जो functionality है उसके अलग अलग फॉर्म्स हो सकते हैं, बट ओवरऑल वो एक ही एंटिटी है, दैट इज सिंगल एंटिटी इंटेलिजेंस. तो ऐसा हो सकता है कि किसी का इंटेलिजेंस कोई यूज करता है प्लेइंग अ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, कोई यूज करेगा अपने एकेडमिक परफॉर्मेंस के लिए, कोई यूज करेगा स्विमिंग के लिए, कोई यूज करेगा टू गो इनटू एथलेटिक फील्ड्स. तो अलग अलग तरह से हम लोग वो फंक्शंस को यूज करते हैं, बट ओवरऑल वो एक ही है, दैट इज इंटेलिजेंस. सो दिस वाज द ओपिनियन बाय अल्फ्रेड बिने, लीविस टर्मन, डेविड वेशलर, हु बिलीव दैट इंटेलिजेंस इज अ सिंगल एंटिटी. बट बाद में कुछ साइंटिस्ट ने एक्सप्लोर किया कि इंटेलिजेंस इज अ सेट ऑफ मल्टीपल एबिलिटीज. ऐसा नहीं है कि ये सब एक ही इंटेलिजेंस के अंदर सब कुछ आता है, बहुत सारे छोटे छोटे एबिलिटीज और सब में ये एबिलिटीज रहेंगे. कुछ लोगों में ये एबिलिटीज ज्यादा हो और कुछ लोगों में कुछ एबिलिटीज थोड़े कम हो या एवरेज हो. सो साइकोलॉजिस्ट लाइक E.L. थॉर्नडाइक, लुई थर्स्टन, चार्ल्स पियरमैन, they came up with the notion that multiple abilities are involved in the intelligence. And this perspective on the intelligence is explained in the table जो हम लोग अभी डिस्कस करेंगे, अलग अलग इंटेलिजेंस के कॉन्सेप्ट जो मल्टीपल इंटेलिजेंस के बारे में हम लोग बात करने वाले. तो पहला जो इंटेलिजेंस का एक्सप्लेनेशन दिया था दैट वाज बाय थॉर्नडाइक. एज पर थॉर्नडाइक, उन्होंने बताया कि इंटेलिजेंस के अंदर 3 इंडिपेंडेंट एबिलिटीज होते हैं. 3 इंडिपेंडेंट एबिलिटीज हैं, आप लोग शॉर्ट फॉर्म याद रख ले, सैक, SAC. थॉर्नडाइक ने बोला सैक. S से सोशल इंटेलिजेंस, पर्सन का सोशल लेवल पे इंटरेक्शन कैसा है वो उसके सोशल इंटेलिजेंस पे डिपेंड करता है. नेक्स्ट एब्स्ट्रैक्ट इंटेलिजेंस, जहां पे कुछ चीज कॉन्क्रीट ना हो, आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग कौन कितना कर सकता है, दैट इज एब्स्ट्रैक्ट इंटेलिजेंस. फॉर एग्जांपल अगर बोला जाए कि अगर यहां से लेके चांद तक हम लोग एक सीढ़ी को रख दे, एक लैडर रख दे, तो कितना टाइम लगेगा वहां तक पहुंचने के, दिस इज एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग. हम लोग चांद तक को ऐसा लैडर नहीं रख सकते, बट दिस इज हाइपोथेटिकल चीजों को सोच पाना, एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग डेवलप करना, दैट इज एब्स्ट्रैक्ट इंटेलिजेंस. देन कॉन्क्रीट इंटेलिजेंस, कॉन्क्रीट मतलब स्पेसिफिक, वहां पे एविडेंसेस है, प्रूफ है. जैसे कि आप लोग फिजिक्स में पढ़ते हो, ग्रेविटेशन हो, सर्कुलर मोशन हो, केमिस्ट्री में आप लोग कुछ sp3 हाइब्रिडाइजेशन पढ़ते हो, फिर बायोलॉजी में आप लोग कुछ कॉन्क्रीट चीजें पढ़ते हो अबाउट द ऑर्गन्स, अबाउट द ह्यूमन फिजियोलॉजी. तो 3 टाइप का एबिलिटीज को थॉर्नडाइक ने क्लासिफाई किया है, सोशल, एब्स्ट्रैक्ट एंड कॉन्क्रीट इंटेलिजेंस. देन केम अदर थियरीज
जिसमें नेक्स्ट थियरी है लुई थर्स्टन का, और ये लोग बढ़ाते ही गए इंटेलिजेंस को। लुई थर्स्टन ने बोला कि देर आर 7 प्राइमरी एबिलिटीज, 7 वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड एंड 7 प्राइमरी एबिलिटीज एज पर थर्स्टन, एंड ये ईच इंडिपेंडेंट ऑफ द अदर दैट कैन बी कॉल्ड एज इंटेलिजेंस। तो ऐसा जरूरी नहीं है कि कोई भी इंटरकनेक्टेड है, हर एक का अपना अपना एक इंपॉर्टेंस है, अपना अपना एक वैल्यू है। सो 7 प्राइमरी एबिलिटीज में देयर इज वर्बल कॉम्प्रिहेंशन, word fluency, number facility, spatial visualization, associative memory, perceptual speed, reasoning, etc. So, but सात etc. तो नहीं, सात ही है। लुई थर्स्टन also devised a test to measure these abilities. तो एक एक थोड़ा शॉर्ट में हम लोग समझ लेते। वर्बल कॉम्प्रिहेंशन मतलब मैं अभी जो बोल रहा हूं आप लोग सुन रहे हैं, बट सुनने के साथ साथ अगर आप लोग रिलेट कर पाओ, इंटरप्रेट कर पाओ, समझ पाओ, दैट इज वर्बल कॉम्प्रिहेंशन। बिकॉज व्हाट आई एम स्पीकिंग इज वर्ड्स, दोज वर्ड्स विल मेक सेंस टू यू डिपेंडिंग ऑन योर एक्सपीरियंसेस, डिपेंडिंग ऑन योर अंडरस्टैंडिंग, डिपेंडिंग ऑन योर इंटेलिजेंस। तो आप लोग जो जो मेरी बातें समझ पा रहे, दैट मीन्स यू आर कॉम्प्रिहेंडिंग माई वर्बल कमांड्स। सो दैट इज वर्बल कॉम्प्रिहेंशन। देन वर्ड फ्लुएंसी, जब भी रीडिंग करते तो हम लोग कितना अच्छे से बोल पाते हैं, कितने अच्छे से वर्ड्स को प्रोनाउंस कर पाते हैं, दैट इज वर्ड फ्लुएंसी। तो हम लोग हमारे वोकैबुलरी को कॉन्स्टेंटली डेवलप करते हैं। फिर नंबर फैसिलिटी, नंबर फैसिलिटी मतलब न्यूमेरिकल एबिलिटीज कैसी हमारी, मतलब मैथमेटिकल कैलकुलेशंस में हम लोग कैसे, दैट इज नंबर फैसिलिटी। स्पेशल विजुअलाइजेशन, दैट मीन्स रिलेटेड विद स्पेस, तो हम लोग स्पेस को कितना अच्छे से समझ सकते हैं। 2 डायमेंशनल 3 डायमेंशनल मॉडल जो जिसको कुछ चीजें बनानी हो, इंजीनियर्स कुछ बनाते तो उनका स्पेशल इंटेलिजेंस बहुत अच्छा होना चाहिए। देन एसोसिएटिव मेमोरी, एसोसिएटिव मेमोरी डील्स विद जजमेंट, देन प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी, तो उसको एसोसिएटिव मेमोरी बोलते हैं, जहां पे एक पर्टिकुलर चीज को किसी और के साथ एसोसिएट करके हम लोग कुछ कंक्लूजन निकाल पाए, सॉल्यूशन निकाल पाए। देन परसेप्चुअल स्पीड, परसेप्चुअल स्पीड चाहे रीडिंग का हो चाहे अंडरस्टैंडिंग का हो, तो हर पर्सन का एक स्पीड होगा जो वो परसीव करता है ना। कुछ लोगों को आपको लग सकता है कि ये लेक्चर फास्ट जा रहा है, कुछ लोगों को लग सकता है स्लो जा रहा है, कुछ लोग नहीं, हम लोग ठीक तरह से समझ पा रहे, हम लोग अडेप्ट कर पा रहे विद दिस स्पीड, तो ये परसेप्चुअल स्पीड है आपका। देन रीजनिंग, रीजनिंग स्किल्स, तो लुई थर्स्टन हैज डिवाइस्ड 7 प्राइमरी एबिलिटीज, और थॉर्नडाइक ने दिया था 3 इंडिपेंडेंट एबिलिटीज, और यहां पे थर्स्टन ने 7 प्राइमरी एबिलिटीज। देन केम चार्ल्स स्पीयरमैन। As per Charles Spearman, in 1927, he gave a statistical method called factor analysis. And उन्होंने 2 different factors of intelligence को identify किया, एक को बुला है G factor, एक को बुला है S factor, तो G and S factor. G stands for general factor and S stands for specific factor. जनरल फैक्टर जो सभी में प्रेजेंट है, इट इज जनरली अवेलेबल इन ईच एंड एवरी इंडिविजुअल। तो जनरल फैक्टर ऐसी चीज है जिसके लिए मिनिमम कॉम्पिटेंस इज रिक्वायर्ड टू कैरी आउट डेली वर्क। मतलब आप जो भी डेली रूटीन एक्टिविटी करते हो, चाहे वो ब्रशिंग योर टीथ हो, चाहे कुछ कुकिंग हो, तो मिनिमम कॉम्पिटेंस से ये हम लोग कर सकते हैं। ये सब बहुत सारे एक्टिविटीज हैं, बट स्पेसिफिक फैक्टर्स इंक्लूड्स एबिलिटीज टू सॉल्व प्रॉब्लम्स इन स्पेसिफिक एरियाज। नाउ कुकिंग कोई भी कर सकता है, बट उस कुकिंग में आप लोग अपना कुछ रेसिपी में चेंजेस लाए, आप लोग उसमें कुछ वेरिएशन लाए, और वो उसमें आप इनोवेशन लाओगे, तो दैट इज योर स्पेसिफिक एबिलिटी जो आप लोग ने डेवलप किया है। सो कोई भी चीज में स्पेसिफिक स्किल्स का रिक्वायरमेंट हो, दैट इज बेस्ड ऑन स्पेसिफिक फैक्टर्स, और हर इंसान में, हर इंडिविजुअल में ये स्पेसिफिक फैक्टर्स अलग अलग लेवल्स पे होगा, अलग अलग लेवल पे होगा, तो ये हम लोग डेवलप कर सकते हैं। बट जनरल फैक्टर बहुत ही कम कॉम्पिटेंस चाहिए टू complete a daily work. So general and specific factors was given by Charles Spearman. Then came Raymond Cattell and John Horn. Raymond Cattell with his student John Horn proposed a theory of intelligence जिन्होंने उन्होंने डिवाइड किया into fluid intelligence and crystallized intelligence. Fluid intelligence जैसे पानी की तरह बह रहा है, मतलब आप लोग सुनते जाओ, पढ़ते जाओ, और आप लोग सब चीजें समझते जाओगे, दैट इज फ्लूइड इंटेलिजेंस। मतलब यू गो ऑन एब्सॉर्बिंग, जैसे हम लोग फ्लूइड को कंज्यूम करते। क्रिस्टलाइज, क्रिस्टलाइज होना मतलब एक तरह से फ्रोजन हो जाना, वो इंटेलिजेंस का आप पे एक इंप्रेशन पड़ गया है, और वो इंटेलिजेंस आपको आगे के लाइफ में हेल्प करेगा, बिकॉज ये आपका एक एक्सपीरियंस डेवलप हो गया, आप लोग ने ये कुछ सीख लिया है, दैट इज क्रिस्टलाइज इंटेलिजेंस। सो अकॉर्डिंग टू देम
फ्लूइड इंटेलिजेंस इज डिपेंडेंट ऑन न्यूरोलॉजिकल डेवलपमेंट, मतलब जैसे जैसे बच्चे का ब्रेन का डेवलपमेंट होता है उससे वो और ज्यादा नॉलेज को एब्जॉर्ब कर सकता है, एंड इट इज रिलेटिवली फ्री फ्रॉम इन्फ्लुएंसेस ऑफ लर्निंग एंड एक्सपीरियंसेस, मतलब जितना आए वो चीजों को वो फ्लूइड इंटेलिजेंस में उसके आते जाएगा, और पुराने एक्सपीरियंस पे डिपेंड, क्योंकि ये फर्स्ट टाइम आपके साथ हो रहा है, तो ये चैप्टर अगर आप लोग फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हो तो दैट इज फ्लूइड इंटेलिजेंस, आप लोग एब्जॉर्ब करते जाओगे डिपेंडिंग ऑन द न्यूरोलॉजिकल डेवलपमेंट, इट इज फ्री फ्रॉम द इन्फ्लुएंस ऑफ लर्निंग, आप लोग एब्जॉर्ब करोगे उसमें से। आप लोगों ने लर्निंग का मतलब एग्जैक्टली क्या होता है, लर्निंग मतलब अगर आप में परमानेंट चेंज आया, रिलेटिवली परमानेंट चेंज इन योर बिहेवियर, दैट इज कॉल्ड एज लर्निंग। मतलब अगर नेक्स्ट टाइम आप लोग ये चैप्टर पढ़ो और आप लोग को ऑलरेडी ये सब चीजें पता है, दैट मीन्स ये चीज आप में क्रिस्टलाइज हो चुकी है, नहीं तो तब तक इट इज फ्लूइड इंटेलिजेंस। एंड क्रिस्टलाइज इंटेलिजेंस जो उन्होंने स्पेसिफाई किया है, क्रिस्टलाइज इंटेलिजेंस इज द वन which is not dependent on neurological development, neurological development जो होना था वो हो गया, it is a function of one's educational attainment, कितना उन्होंने नॉलेज को अप्लाई किया है, acquired experiences throughout knowledge and the stock of knowledge, इतने सालों में आप लोग ने फर्स्ट टू 10th स्टैंडर्ड तक 11th स्टैंडर्ड तक जो भी स्टॉक ऑफ नॉलेज को एक्वायर किया है, आप लोगों के जो भी परसेंटेजेस है, एकेडमिक स्कोर है, जो भी आप लोग ने एक्सपीरियंसेस सीखा है कि हम लोग दिन में कौन से टाइम पे पढ़ना चाहिए, कितना दिन मुझे लगता है, कितना टाइम लगता है, तो अंडरस्टैंडिंग अबाउट ऑल दोस थिंग्स विल बी क्रिस्टलाइज इंटेलिजेंस गिवन बाय रेमंड कैटल। तो हम लोग ने अब तक थॉर्नडाइक की थियरी पढ़ी, थर्स्टन की थियरी पढ़ी एंड रेमंड कैटल about fluid and crystallized intelligence. Then came Howard Gardner. Now Gardner का थियरी बहुत ही इंटरेस्टिंग है, ये फ्यूचर साइकोलॉजिस्ट आप लोगों को हेल्प करेगा इन योर करियर सिलेक्शन, और ये आप लोग किसी और को भी सजेस्ट कर सकते हो कि करियर गाइडेंस में उनको ये आप लोग ये मल्टीपल इंटेलिजेंस का थियरी दे सकते हैं। सो हावर्ड गार्डनर इन हिज थियरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस mentioned there are 9 independent types of intelligence, 9 different types of intelligence। तो आप लोग समझ सकते हैं कि इंटेलिजेंस को ये लोग एज अ सिंगल यूनिट नहीं मान रहे, they consider it as a cluster, there are multiple abilities, so this different types of intelligence help an individual to grow, and they develop differently in different people depending on the individual's heredity characteristic, मतलब उसके genes and environmental experiences as well। The 9 types of intelligence are linguistic, logical mathematical, spatial intelligence, musical, bodily kinesthetic, interpersonal, intrapersonal, naturalistic and existential intelligence। तो ये आपको मैं शॉर्ट में थोड़ा सा डिस्क्राइब कर रहा हूं, क्योंकि लर्निंग अच्छे से तभी हो सकता है जब भी आप लोग इसको एलाबोरेट करो। whenever you learn something you need to elaborate, तभी वो लर्निंग लॉन्ग टर्म होता है। एलाबोरेशन के साथ you need to add up your emotions also, इमोशंस ऐड करोगे तभी वो लॉन्ग टर्म मेमोरी में कन्वर्ट होगा। तो पहले लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस, लिंग्विस्टिक डील्स विद लैंग्वेज, तो लैंग्वेज बहुत ही जरूरी है हमारे डेवलपमेंट के टाइम पे, क्योंकि लैंग्वेज हेल्प्स इन कम्युनिकेशन। अभी मैं आपको जो समझा पा रहा हूं दैट इज बिकॉज ऑफ माई लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस, आप लोग समझ पा रहे हैं बिकॉज ऑफ योर लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस। और यही चीज आगे भी आया था जो थर्स्टन ने दिया था, वर्बल कॉम्प्रीहेंशन, तो उसको इन्होंने यहाँ पे बोल दिया लिंग्विस्टिक, मतलब लैंग्वेज स्किल्स। लैंग्वेज स्किल्स जिनके अच्छे रहेंगे वो टीचर्स बन सकते हैं, वो सेल्समैन बन सकते हैं, वो मार्केटिंग जॉब्स में जा सकते हैं, वो स्पीकर्स बन सकते हैं, पोएट बन सकते हैं, राइटर्स बन सकते हैं। तो लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस कहाँ कहाँ पे लैंग्वेज काम में आता है, तो ये लिटरेचर हो गया, ये सब अलग अलग करियर सिलेक्शन में हेल्प करता है। लॉजिकल एंड मैथमेटिकल इंटेलिजेंस, जहां पे आप लोग सब चीज में लॉजिक ढूंढते हो, रैशनैलिटी ढूंढते हो, आप लोग रीजनिंग ढूंढते हो, एंड मैथमेटिकल इंटेलिजेंस, ये सब आपको फील्ड्स अगर इसमें इंटरेस्ट है, आपको लगता है कि ये इंटेलिजेंस हमारे में अच्छा है, मतलब आप लोग साइंस के फील्ड्स की तरफ जा रहे हो, तो आप लोग मेडिसिन की तरफ जाओ, इंजीनियरिंग की तरफ जाओ, जहां पे आप लोग लॉजिकली सोचते हो, मैथमेटिकल कैलकुलेशंस पे रिलाई करते हो। स्पेशल इंटेलिजेंस दैट इज अंडरस्टैंडिंग अबाउट द स्पेस, तो जो स्पेस का ओरिएंटेशन है, तो जो जिनका अंडरस्टैंडिंग ये अच्छा रहता है ये इंजीनियर्स बनते हैं, जैसे आर्किटेक्चरल इंजीनियर्स, या फिर जो सैटेलाइट्स वगैरह बनाते हैं, एस्ट्रोनॉमी का स्टडी करते हैं, एस्ट्रोनॉट्स बनते हैं, तो ये सब स्पेशल इंटेलिजेंस से पूरा रिलेटेड है। और इवन आई वुड लाइक टू मेंशन दैट इंटीरियर डिजाइनिंग, फैशन डिजाइनिंग के एक फैब्रिक में कैसे हम लोग अपनी क्रिएटिविटी को ऐड करके उसको एक ब्यूटीफुल कॉस्ट्यूम में बना सकते हो, दैट इज स्पेशल इंटेलिजेंस। म्यूजिकल इंटेलिजेंस, मतलब सिर्फ ऐसा नहीं कि कितना आप लोग अच्छा गा सकते हो या कितना आप म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बजा सकते हो, सिर्फ उसी पे फोकस नहीं, इट इज ऑल्सो द एबिलिटी टू अप्रिशिएट म्यूजिक। कुछ लोगों को म्यूजिक अच्छा लगता है, कुछ लोगों को शायद बिल्कुल ना पसंद हो, शायद आई हार्डली फील कि देयर कुड बी एनी पर्सन जिनको म्यूजिक बिल्कुल भी ना पसंद हो।
कहीं ना कहीं स्लो म्यूजिक हो, फास्ट म्यूजिक हो, रॉक हो, तो अलग अलग म्यूजिक का जो इंटेलिजेंस होता है वो सब में अलग अलग लेवल्स का होगा। जिनका अच्छा होगा वो म्यूजिशियंस, कंपोजर्स, लिरिक्स राइटर और ये सब बनेंगे। देन बॉडीली एंड काइनेस्थेटिक इंटेलिजेंस। काइनेस्थेटिक मतलब टू फील अलोंग विद द बॉडी मूवमेंट, तो जो बॉडी मूवमेंट्स अच्छे से करेंगे उनका वो करियर सिलेक्शन होगा। तो बॉडीली काइनेस्थेटिक में जिनको स्पोर्ट्स में जाना हो तो फिजिकल स्पोर्ट्स इज बॉडीली काइनेस्थेटिक, या फिर किसी को एथलेटिज्म में जाना है तो एथलेटिक्स, या फिर इवन सर्जन्स, जो डॉक्टर्स सर्जन है वो सर्जरी करते तो उनका बॉडीली इंटेलिजेंस बहुत अच्छा होना चाहिए। कंट्रोल, इवन कोरियोग्राफी, डांसिंग, इट्स बॉडीली इंटेलिजेंस। इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस मतलब हम लोग किसी और को कितना अच्छे से समझ पा रहे हैं, हमारा सोशल इंटरेक्शन कितना अच्छा है। तो जिनका इंटरपर्सनल अच्छा रहेगा वो टीचिंग में जा सकते हैं, एज अ काउंसलिंग साइकोलॉजिस्ट बन सकते हैं, ये पॉलिटिशियन बन सकते हैं। इंटरपर्सनल ये स्किल जरूरी है। देन इंट्रापर्सनल, जो खुद को बहुत अच्छे से समझ पाए। जो इंसान खुद को समझ सकता है वो डेफिनेटली दूसरों को भी समझ पाएगा। सो इंट्रापर्सनल इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। सो जो इंट्रापर्सनल होते हैं वो फिलोसोफर्स बनते हैं, वो राइटर्स बन सकते हैं। तो ये सब इंट्रापर्सनल थिंकिंग के ऊपर है। देन नेचुरलिस्टिक, जो नेचर में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट रखते हैं, इकोसिस्टम एनवायरमेंट की केयर करते, दैट इज नेचुरलिस्टिक इंटेलिजेंस। सब लोग नेचर की केयर करते, बट कितने लोग उसके लिए इनिशिएटिव लेते, तो जो लेते हैं उनमें ये इंटेलिजेंस का लेवल ज्यादा है। देन एग्जिस्टेंशियल इंटेलिजेंस, द इंपॉर्टेंस ऑफ लाइफ, हमारा एग्जिस्टेंस क्या है, हमारा पर्पस क्या है, ये स्पिरिचुअली आप लोग सोच सकते हैं, रिलीजियसली सोच सकते हैं, तो एग्जिस्टेंशियल इंटेलिजेंस। तो ये 9 टाइप्स के इंटेलिजेंस हॉवर्ड गार्डनर ने बताए थे। तो जस्ट टू समराइज, हम लोग ने डिफरेंट टाइप के इंटेलिजेंस समझे। फर्स्ट आया बाय थॉर्नडाइक। थॉर्नडाइक ने बताया कि 3 टाइप के इंटेलिजेंस होते हैं, जिसका मैंने शॉर्ट फॉर्म दे दिया सैक। दैट इज सैक में आया सोशल इंटेलिजेंस, देन देयर वाज एब्स्ट्रैक्ट इंटेलिजेंस एंड देयर वाज कॉन्क्रीट इंटेलिजेंस। फिर थॉर्नडाइक के बाद थर्स्टन ने बताया देयर आर 7 प्राइमरी एबिलिटीज, जिसमें वर्बल कॉम्प्रिहेंशन, वर्ड फ्लुएंसी, फिर न्यूमेरिकल फैसिलिटी, परसेप्चुअल स्पीड, एसोसिएटिव मेमोरी, रीजनिंग, ये सब आई थिंक 7 का कवर हो गए। फिर हम लोग ने डिस्कस किया रेमंड कैटल का 2 टाइप का इंटेलिजेंस, जिन्होंने बताया फ्लूइड एंड क्रिस्टलाइज इंटेलिजेंस, क्रिस्टलाइज। फिर आए स्पीयरमैन। स्पीयरमैन ने बताया कि देयर आर 2 फैक्टर्स, वन आर जनरल फैक्टर्स, अनदर इज एस फैक्टर्स। एंड अभी गार्डनर का थियरी है, जिन्होंने बताया 9 टाइप्स के इंटेलिजेंस। तो आप लोग ये एक समरी बना लेना आपके नोट्स में, सो दैट आप लोग इसको और एलाबोरेट कर सको और मेमोराइज करने में भी इजी पड़े। तो दिस आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंटेलिजेंस, ऑल ऑफ देम आर मल्टी फैक्टोरियल। वापस से दिखा दूं, दे आर mentioning that there are multiple abilities in a intelligence, multiple abilities के बारे में यहाँ पे फोकस किया गया है। Then coming to the next part, that is measurement of intelligence। तो क्यों measurement करना शुरू किया और कहाँ से ये पूरा स्टोरी चालू हुआ? तो it started with Paul Broca and Sir Francis Galton, who were the first scientists to think about measuring the intelligence. Now as such हम लोग अगर मैं सही तरह से बोलूँ तो हम लोग इंटेलिजेंस को मेजर नहीं, हम लोग इंटेलिजेंस के लेवल को असेस करते हैं कि कितना, असेसमेंट से पता चलता है, क्योंकि एक्यूरेट मेजरमेंट नहीं कर सकते। हम लोग सिर्फ एस्टिमेट करते हैं कि किसी में हाई लेवल का इंटेलिजेंस है, किसी में मॉडरेट लेवल है, बिलो मॉडरेट है, एवरेज है, वो सब हम लोग डिस्क्राइब कर पाते हैं। सो इन द मिड 1880s सर फ्रांसिस गैल्टन एडमिनिस्टर्ड अ बैटरी ऑफ टेस्ट, मतलब मल्टीपल टेस्ट किए और उन्होंने अलग अलग वेरिएबल्स पे स्टडी किया। वेरिएबल तो आपको पता ही है प्रीवियस चैप्टर के, जो हम लोग वेरी कर सकते हैं उसको बोलते हैं वेरिएबल्स, इंडिपेंडेंट, डिपेंडेंट। तो अलग अलग वेरिएबल्स पे स्टडी किया, जैसे कि हेड साइज, रिएक्शन टाइम, विजुअल एक्यूरेसी, ऑडिटरी थ्रेशोल्ड, ब्रीदिंग कैपेसिटी एक्सेट्रा, और उसको सबको कोरिलेट किया विद इंटेलिजेंस। He thought he could determine intelligence by measuring the size of the human skull, कि जिसका लार्जर स्कल साइज होगा वो पर्सन स्मार्ट होगा। तो उनका ये एक तरह से इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो गया स्कल का साइज, एंड द स्मार्टर पर्सन, जितना स्कल का साइज ज्यादा बड़ा होगा वो स्मार्ट होगा ज्यादा। सो ये उनका एक हाइपोथेसिस था, बट हम लोगों को अभी बायोलॉजिकली पता है ये पूरी तरह से सच नहीं है। इट इज नॉट द साइज ऑफ द स्कल, even a smaller brain with a large surface area will decide the intelligence level. So but sir Francis Galton's test did not prove very useful for the measurement of intelligence. और फिर जाके गाल्टन्स ने फिर भी इनिशियली शुरू किया इन द 1880s, बट 1890 में उनका ही एक असिस्टेंट रेमंड कैटल ने ये सिमिलर लेबोरेटरी एक्सपेरिमेंट्स यूनाइटेड स्टेट्स में परफॉर्म किए। एंड ड्यूरिंग दिस टाइम रेमंड कैटल use the term mental test, तो इंटेलिजेंस टेस्ट को उन्होंने नाम दिया मेंटल टेस्ट,
एंड फॉर द फर्स्ट टाइम उन्होंने ये साइकोलॉजिकल लिटरेचर में ये प्रेजेंट भी किया। रेमन कैटल ने अपने जो मेंटोर है उन्हीं का ये कॉन्सेप्ट यूज किया, सर फ्रांसिस गैल्टन का, कि इंटेलिजेंस इज मेजर्ड थ्रू सेंसरी टास्क। मतलब जो भी हम लोग सेंसेशन परसीव करते हैं, जैसे कि हियरिंग हो, स्पीकिंग हो, सीइंग हो, ये जो भी सेंसरी टास्क है उसके बेसिस पे हम लोग ये असेस कर सकते हैं। बट ही ऑल्सो एक्सपांडेड हिज मेंटर्स आइडियाज बाय एम्फेसाइजिंग दैट जो टेस्ट एडमिनिस्ट्रेशन हो वो स्टैंडर्डाइज होना चाहिए। जितने भी पार्टिसिपेंट्स हो उनको एक स्टैंडर्ड मतलब एक स्पेसिफिक मेथोडोलॉजी फॉलो करके ये टेस्ट का एडमिनिस्ट्रेशन होना चाहिए, मतलब वो टेस्ट उन पे परफॉर्म किया जाना चाहिए, सो दैट उनके रिजल्ट्स कंपेयर किए जा सके फ्रॉम वन पर्सन टू अदर एंड फ्रॉम टाइम टू टाइम। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि ये जो टेस्टिंग मेथड्स है उसको स्टैंडर्डाइज किया जाए, दैट इज एक पर्टिकुलर प्रोटोकॉल को फॉलो किया जाए। देन Then came in the 20th century by school authorities in Paris. They were interested के कुछ स्टूडेंट्स क्यों फेल हो जाते हैं एग्जाम में और कुछ लोग क्यों अच्छा परफॉर्म करते हैं, जबकि वो स्टूडेंट्स में कोई भी मेडिकल रीजन नहीं है, एनवायरनमेंट में कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो ऐसा नहीं है कि वो लोग कॉन्सेंट्रेट नहीं कर सकते, फिर भी कुछ स्टूडेंट्स क्यों इतना अच्छे से परफॉर्म नहीं कर सकते। तो पेरिस की एक स्कूल ने ये ढूंढने का काम शुरू किया एंड उसकी वजह से बिने साइमन इंटेलिजेंस स्केल केम इनटू एग्जिस्टेंस। तो बिने साइमन इंटेलिजेंस स्केल जो है ये डिवाइस किया था बाय थियोडोर साइमन, फ्रेंच साइकोलॉजिस्ट, along with Alfred Binet, and they published their first scale of intelligence in 1905. तो 1905 in the beginning of the 20th century, जैसे अभी मेंशन किया गया है, in the beginning yes, यहाँ पे मेंशन किया, in the beginning of 20th century ये स्टार्ट किया गया था, बिने साइमन बाय थियोडोर साइमन एंड अल्फ्रेड बिने। एंड that is why Alfred Binet is considered as the father of intelligence test, क्योंकि उन्होंने सबसे पहले ऐसा एक टेस्टिंग मेथड दिया जिससे लोग इंटेलिजेंस को मेजर कर सके। नाउ दिस बिने साइमन इंटेलिजेंस टेस्ट कंसिस्ट ऑफ सेवरल कंपोनेंट, जैसे कि लॉजिकल रीजनिंग, finding rhyming words, naming the objects, etc. And this scale was revised in 1908 and 1911, और भी बाद में 4 बार रिवाइज किया गया था, और ये रिवीजन जो किया गया था that was by Louis Terman. Louis Terman ने from Stanford University revised the Binet-Simon intelligence scale in 1916. He adapted few items जो already existing में थे, वो items को थोड़ा बहुत modify किया, added other items, एंड एज लिमिट उन्होंने बढ़ा दिया कि कौन से एज ग्रुप ऑफ चिल्ड्रन ये इंटेलिजेंस टेस्ट उन पे एडमिनिस्टर किया जा सकता है। सो उसका नाम दे दिया गया स्टैनफोर्ड बिने टेस्ट। तो याद रखना स्टैनफोर्ड बिने इज द मॉडिफाइड वर्जन ऑफ द अल्फ्रेड बिने बिकॉज ऑफ लुइस टर्मेन। और ये टेस्ट को बहुत बार आगे भी 1937, 1960, 1972, 86, 2004 में, तो 1 2 3 4 5 और ये 1908 और 1911 में तो आया ही था। तो कितनी बार ये स्केल को रिवाइज किया जा चुका है, और फाइनली अभी ये अल्फ्रेड बिने साइमन इंटेलिजेंस टेस्ट है। नाउ दो इंपॉर्टेंट ऐसे इवेंट्स थे, लैंडमार्क इवेंट्स, जिसकी वजह से इंटेलिजेंस टेस्टिंग को इतना इंपॉर्टेंस मिला। एक था वर्ल्ड वॉर, द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, एंड दूसरा था सेकेंड वर्ल्ड वॉर, दैट इज इन द ईयर 1914 एंड 1939। तो ये वर्ल्ड वॉर में साइकोलॉजिस्ट का मेन क्राइटेरिया ये था ये इंटेलिजेंस स्केल बनाने का कि जो सोल्जर्स को रिक्रूट करना है इनटू द आर्मी, तो उनका साइकोलॉजिकल असेसमेंट हो बेस्ड ऑन देयर इंटेलिजेंस, मतलब कौन कितना स्ट्रांग है, कौन कितना पेट्रियोटिक है, कौन कितना स्मार्टली एक्ट कर सकता है इन अ डिफिकल्ट सिचुएशन। तो इसको एनालाइज करने के लिए 1917 में रॉबर्ट यर्क्स ने एक उसके कलीग्स के साथ आर्मी अल्फा एंड आर्मी बीटा इंटेलिजेंस टेस्ट डिवाइस किए। दिस इंटेलिजेंस टेस्ट वेर यूज्ड for recruiting the soldiers in the army. Then in the post First World War, the importance of intelligence testing increased, and in 1939 during the Second World War, again this was used for recruiting soldiers in the army, and the intelligence test that was devised was Army General Classification Test, which was used on a large scale. So Army Alpha, Army Beta and Army General Classification Test was used to assess the intelligence. Then came डेविड वेस्लर जिन्होंने स्टार्टिंग में डेफिनेशन दिया था इंटेलिजेंस का कि पर्पसफुली एक्ट करना, रैशनली सोचना और अडेप्ट करना एनवायरनमेंट में। तो इन द 1939 he published Wesler-Bellouet intelligence scale. This was revised in 1955 and was called as WAIS, that is Wesler Adult Intelligence Scale. ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद रखना है। Wesler-Bellouet model was converted into WESH, जो एडल्ट्स के लिए, ऐसा बच्चों के लिए भी है जो आगे नाम आएगा, दैट इज WISC, विस्क, ये है वेज।
Now WAIS is a test designed to measure intelligence of adults and older adolescents. The fourth edition, मतलब कितनी 3 बार मॉडिफिकेशन हो गया अभी, WAIS 4 that is Wesler's Adult Intelligence Scale 4 was released और उसको हम लोग आज के टाइम पे स्टडी करते हैं in the 2008 by Carl Pearson. Then David Wesler also developed an intelligence test for children which is known as WISC, जो मैंने बताया Wesler Intelligence Scale for Children. Besides these tests, many other psychologists ने बहुत सारे टेस्ट बनाए, बट आपको ये कुछ मेजर याद रखना है. तो एक आपको मेजर जो याद रखना था वो याद रखना था आपको द इंटेलिजेंस टेस्ट that was devised by Sir Francis Galton and Raymond Cattell. और Raymond Cattell के बाद जो मेन टेस्ट आया that was the Alfred Binet intelligence scale, who is the father, and बाद में आया Lewis Terman and Binet Simon, मतलब स्टैनफोर्ड Binet टेस्ट जो मॉडिफिकेशन आया. एंड वर्ल्ड वॉर के टाइम पे आर्मी अल्फा, आर्मी बीटा, आर्मी स्केल जनरल इंटेलिजेंस टेस्ट, तो ये सब इंटेलिजेंस टेस्ट बाद में आए. और हम लोग फिलहाल Wesler's Adult Intelligence Scale यूज करते हैं एंड WISC Wesler's Intelligence Scale for Children फिलहाल यूज करते हैं. देन मेजरमेंट ऑफ इंटेलिजेंस में क्या क्या कॉन्सेप्ट स्टडी होता है. एक है मेंटल एज. मेंटल एज इज डिफरेंट फ्रॉम अवर करंट एज. जो आप लोग का फिलहाल जो एज है दैट इज नोन एज अ क्रोनोलॉजिकल एज, बट आपका ब्रेन का जो अंडरस्टैंडिंग है, आपका ब्रेन का जो इंटेलिजेंस लेवल है, उसको बोलते हैं मेंटल एज. सो दिस कॉन्सेप्ट ऑफ मेंटल एज वाज गिवन बाय अल्फ्रेड बिने, हु इज द फादर ऑफ इंटेलिजेंस टेस्टिंग. और अल्फ्रेड बिने ने he assumed that mental development need not correspond to the chronological age. मतलब किसी इंसान का एज 10 साल हो सकता है बट उसका शायद मेंटल एज 12 साल के बच्चों जितना हो, 13 साल के बच्चों जितना हो. वैसे ही इसको एनालाइज करके बोला जाता है chronological age and mental age. He devised a test comprising of items specified for different age group levels and measured mental age of various people. तो mental age को एनालाइज किया. So mental age यहाँ पे मेन डेफिनेशन है. Mental age can be defined as the age at which individual performs successfully on all the items on the test prepared for that age. मतलब पर्टिकुलर एज, सपोज एज ग्रुप ऑफ 8 इयर्स के बच्चों के लिए मैंने यहाँ पे एक अल्फ्रेड बिने टेस्ट डिवाइस किया है, जहाँ पे मैं बच्चों का स्टडी करूंगा, उनका मैथमेटिकल स्किल्स, उनका स्टडी करूंगा लैंग्वेज स्किल्स, फिर उनका स्टडी करूंगा मैं लॉजिकल रीजनिंग स्किल्स. तो लैंग्वेज, लॉजिक, मैथमेटिकल सबको मैं स्टडी करूं, तो अगर जितने भी आइटम्स मैंने रखे हैं उस टेस्ट में, अगर वो अच्छे से सक्सेसफुली परफॉर्म करते हैं तो उसका ये एक मेंटल एज पता चलेगा कि हाँ 8 साल का बच्चा 8 साल के लिए जो मैंने ये टेस्ट क्रिएट किया वो अच्छे से परफॉर्म करता है. ऐसा भी हो सकता है कि 8 साल का बच्चा 10 इयर्स के एज ग्रुप के बच्चे के लिए जो मैंने टेस्ट दिया है वो भी सॉल्व कर ले, तो उसका क्रोनोलॉजिकल एज 8 इयर्स है बट उसका मेंटल एज 10 इयर्स का हो सकता है. मतलब मेंटल एज कैन बी ग्रेटर देन क्रोनोलॉजिकल एज एंड दैट डिसाइड्स कि किसका पर्सन का इंटेलिजेंस का ग्राफ कैसे जा रहा है, कि वो फास्ट लर्नर है, स्लो लर्नर है. तो यहाँ पे एक एग्जाम्पल दिया है, 3 एग्जाम्पल दिए कि एक ईशा है, एक स्टूडेंट है अंकित, एक है राजेश. ईशा की एज है 10 इयर्स, क्रोनोलॉजिकल एज है. अंकित की भी 10 इयर्स, राजेश की भी 10 इयर्स. और द एज एट विच इंडिविजुअल परफॉर्म सक्सेसफुली इन ऑल द आइटम्स, तो दिस इज देयर बेसिकली मेंटल एज. तो ये वैल्यू और ये वैल्यू देखो सेम है, तो उसको बोला है मेंटल एज. तो 10 साल की ईशा 12 साल के एज ग्रुप का इंटेलिजेंस टेस्ट परफॉर्म अच्छे से कर पा रही है, तो एज एट विच इट इज इंडिविजुअली परफॉर्म सक्सेसफुली, तो ईशा का मेंटल एज बहुत ही ज्यादा है एज कंपेयर टू द क्रोनोलॉजिकल एज. सिमिलरली अंकित जिसकी उम्र है 10 साल और उसका जो इंटेलिजेंस स्केल है वो मेंटल एज भी 10 इयर्स का है, मतलब वो 10 इयर्स के एज ग्रुप के लिए टेस्ट है वो परफॉर्म कर सकता है, मतलब उसका इक्वल है मेंटल एंड क्रोनोलॉजिकल एज. राजेश का एग्जांपल 10 साल की उम्र है बट वो 8 साल के बच्चों के लिए जो टेस्टिंग मेथड्स है वो ही उस पे कर सकता है, तो उसका मेंटल एज कम है एज कंपेयर टू द क्रोनोलॉजिकल एज. तो एटलीस्ट मिनिमम 10 इयर्स का तो होना चाहिए तो उसका मेंटल एज. तो समटाइम्स दिस असेसमेंट हेल्प्स अस टू आइडेंटिफाई कोई स्टूडेंट का, कोई पर्सन का कितना इंटेलिजेंस है. और इसी के ऊपर से मेंटल एज के ऊपर से आया आईक्यू का कॉन्सेप्ट, दैट इज इंटेलिजेंस कोशेंट. सो इंटेलिजेंस कोशेंट क्या बोलते हैं, तो आईक्यू वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय जर्मन साइकोलॉजिस्ट विलियम स्टर्न. विलियम स्टर्न ने 1912 ने रेशियो ऑफ मेंटल एज अपॉन क्रोनोलॉजिकल एज दिया. मेंटल एज अपॉन क्रोनोलॉजिकल एज इज नोन एज द इंटेलिजेंट कोशेंट. सो स्टर्न कॉम्प्यूटेड दिस फॉर्मूला एंड तो आपको याद रखना है सिंपल सा फॉर्मूला इज मा अपॉन सी ए. मा अपॉन सी ए, तो एम ए अपॉन सी ए इज द आईक्यू.
फिर ये जो विलियम स्टर्न ने दिया था टर्मेन ने उसमें कुछ रिफाइनमेंट किया. सिर्फ रिफाइनमेंट क्या किया, ही एडेड द मल्टीपल ऑफ 100 to this formula of IQ. So now the formula of IQ is intelligent quotient is equal to mental age upon chronological age multiply by 100. ये important आपको formula याद रखना है. Short note भी आएगा on IQ, explain IQ. So it is mental age upon chronological age by given by William Stern and Terman ने उसको modify किया by adding a factor of 100. Now इसी IQ का एक टेबल दिया गया है, वही तीन बच्चे लिए बट उनका क्रोनोलॉजिकल एज भी सेम रखा है 10 साल 10 साल 10 साल. ईशा का मेंटल एज हमने बोला था 12, ईशा का मेंटल एज ज्यादा है, अंकित का 10 का ये मेंटल एज और राजेश का कम है. तो अगर इसको हम लोग यहाँ पे फॉर्मूला में प्लेस करें तो फॉर्मूला में प्लेस करने के बाद हम लोग ये निकाल सकते हैं IQ का वैल्यू 120 है. कैसे, तो मेंटल एज क्या है 12 अपॉन क्रोनोलॉजिकल एज इज 10 मल्टीप्लाई बाय 100. तो अगर आप लोग 100 से मल्टीप्लाई करोगे 0 0 कट तो ये हो जाएगा 20. तो 20 जो है दैट शोज अबव एवरेज. आपके नॉलेज के लिए बता दूं अबव 140 जाता है किसी का दैट इज नोन एज अ वेरी ब्राइट स्टूडेंट, हैविंग अ पर्सन हैविंग अ वेरी ब्राइट इंटेलिजेंस. और एवरेज पर्सन, यहाँ पे एवरेज स्टूडेंट का ही कंक्लूजन दिया है क्योंकि उसका मेंटल एज इज 10, क्रोनोलॉजिकल एज भी है 10 और मल्टीप्लाई बाय 100 कर ले तो ये दो तो कैंसिल आउट हो जाएगा, तो आ गया IQ का स्कोर 100 का. देन सिमिलरली 8 मेंटल एज अपॉन क्रोनोलॉजिकल एज 10 अपॉन 100, ये कट हो जाएगा, बचेगा 80. सो बिलो 80 या बिलो 70 जाता है दैट इज बिलो एवरेज, और बिलो 70 मतलब बहुत ही एक्सट्रीमली पुअर है चाइल्ड एज फार एज द इंटेलिजेंस इज कंसर्न्ड. और नीचे यहाँ पे कुछ एक्टिविटी दिया, आप लोग खुद से सॉल्व कर सकते हैं. यहाँ पे आपको दे दिया गया आभा इज अ जीनियस गर्ल, तो उसका जीनियोसिटी को कैसे हम लोग आइडेंटिफाई कर सकते हैं. क्रोनोलॉजिकल एज उसका 8 ईयर्स है बट मेंटल एज इज 14 ईयर्स, तो आप लोग IQ कैसे कैलकुलेट करोगे, 14 अपॉन 8 मल्टीप्लाई बाय 100. तो ऑब्वियसली न्यूमरेटर ज्यादा है तो वैल्यू बहुत ज्यादा आएगा. Mayur has some learning disabilities. His chronological is 8 years but his mental age is 6 years. तो 8 साल की उम्र होने के बाद भी वो 6 साल के बच्चों का एज ग्रुप का टेस्ट ले पा रहा है. देन टाइप्स ऑफ इंटेलिजेंस टेस्ट, जैसे मैंने बताया था कि इंटेलिजेंस टेस्ट दो तरह के होते हैं. वन, डिपेंडिंग ऑन मेथड ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, मतलब कैसे हम लोग पार्टिसिपेंट्स पे वो एडमिनिस्टर करते हैं, कैसे उनको उस पे इंप्लीमेंट करते हैं. एंड सेकंड, बेस्ड ऑन द मटेरियल यूज, मतलब टेस्ट लेने के लिए हम लोग क्या मेथोडोलॉजी यूज करेंगे, क्या क्या हम लोग वो फॉर्मेट यूज करेंगे, तो उस फॉर्मेट को हम लोग बोलते हैं बेस्ड ऑन द मटेरियल यूज. सो बेस्ड ऑन मेथड्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन इट कुड बी इंडिविजुअल टेस्ट मतलब सिंगल पर्सन या ग्रुप टेस्ट, और दोनों के ही फायदे और नुकसान है. बेस्ड ऑन द मटेरियल टेस्ट वर्बल टेस्ट मतलब बोल के, या नॉन वर्बल बिना बोल के, तो ये एक अलग फॉर्मेट हो गया. वर्बल इज वन फॉर्मेट, नॉन वर्बल इज अनदर फॉर्मेट. Then individual tests of intelligence. Individual tests that can be determined on a single individual at a time are called as individual tests of intelligence. Binet's scale of intelligence, जो अल्फ्रेड बिने का जो स्केल था इंटेलिजेंस का, फादर ऑफ इंटेलिजेंस टेस्टिंग. वेस्लर स्केल ऑफ इंटेलिजेंस जो हम लोगों ने पढ़ा WAIS, वेस्लर एडल्ट इंटेलिजेंस स्केल, और अभी 4th एडिशन चल रहा है. या फिर वेस्लर्स इंटेलिजेंस स्केल फॉर चिल्ड्रन, या फिर डॉक्टर भाटिया's परफॉर्मेंस टेस्ट ऑफ इंटेलिजेंस, आर्थर पॉइंट स्केल, कॉज ब्लॉक डिजाइन, दिस आर ऑल फॉर इंडिविजुअल पर्सन. तो ये 2-3 एग्जांपल आपको याद रखने. ना इंडिविजुअल टेस्ट ऑफ इंटेलिजेंस क्या काम में आता है. इंडिविजुअल के एडवांटेजेस हैं कि हम लोग इसको एडमिनिस्टर कर सकते हैं एक ही क्लाइंट पे, एक ही पर्सन पे, और उसके साथ रैपो बिल्डअप कर सकते हैं. तो वी कैन बिल्ड अप अ रैपो विद द पर्सन. The administrator can not just understand the intelligence level but also understand the client's feelings, moods and expression. Individual tests are more capable of measuring creative thinking compared to group tests. तो ग्रुप में ये सब पता नहीं चलेगा एक इंडिविजुअल का क्रिएटिविटी कितना है, आइडियाज कैसे आते हैं, वो सब भी आप लोग जज कर पाओगे. डिसएडवांटेज, ऑब्वियसली इंडिविजुअल एक एक पर्सन पे करने बैठेंगे तो टाइम कंज्यूमिंग होगा, कॉस्टली टू एडमिनिस्टर होगा. इंडिविजुअल टेस्ट रिक्वायर्ड अ ट्रेन्ड स्किलफुल एग्जामिनर टू एडमिनिस्टर, स्कोर एंड इंटरप्रेट देम. तो अगर मुझे आप लोगों का इंटेलिजेंस लेना है और इंटेलिजेंस टेस्ट में आप लोग इंडिविजुअल लेते बैठे तो बहुत टाइम भी जाएगा और वो कॉस्टली भी हो जाएगा. और मुझे प्रॉब्लम ये होगा कि सबको समझने के लिए, सबके पर्सनैलिटी को समझने के लिए मुझे भी उतना स्किलफुल होना पड़ेगा. तो इंडिविजुअल टेस्टिंग में ये प्रॉब्लम है, बट ये प्रॉब्लम निकल जाता है इन ग्रुप टेस्टिंग. सो ग्रुप इंटेलिजेंस टेस्ट ऐसा है जहां पे इंटेलिजेंट टेस्ट कैन बी एडमिनिस्टर्ड टू मोर देन वन पर्सन एट अ टाइम, सेम टाइम पे ग्रुप टेस्ट, मतलब एक तरह से क्वेश्चनर दे दिया और मैंने उनका एनालाइज किया. तो ग्रुप टेस्ट of intelligence were devised to recruit large number of soldiers in the army during the First World War. Group tests are Army Alpha, Army Beta, Army General, Raven, Standard Progressive Matrices. So these are some of the group testing जब एक साथ बहुत लोगों पे साथ में इंटेलिजेंस असेसमेंट किया जाएगा. ग्रुप टेस्ट
फटाफट होगा, लेस टाइम कंज्यूमिंग, इकोनॉमिकल। इन एडमिनिस्ट्रेटिंग ग्रुप टेस्ट द रोल ऑफ द एग्जामिनर इज मिनिमल, मतलब मैंने एक टेस्ट डाल दिया, अगर मैं किसी और को भी हायर करके बोलता हूँ भाई तू ये टेस्ट ले ले और मुझे सिर्फ कंक्लूजन दे देना, तो उसके एक्सपर्टीज पे जरूरत नहीं है। बट ग्रुप इंडिविजुअल में जरूरी था कि इंडिविजुअल में हमारा एक्सपर्टीज बहुत अच्छा हो, तो हम लोग इंटेलिजेंस को समझ पाए और वो पर्सन के बिहेवियर इमोशंस को भी स्टडी कर पाए। सो डिसएडवांटेजेस क्या होंगे? इट हैज द टेस्ट एडमिनिस्ट्रेटर हैज लेस अपॉर्चुनिटी टू एस्टेब्लिश रैपो, तो एक को मैं देता हूं तो उसके रैपो होता है, बट सबको दे दिया तो मेरे को इंडिविजुअल वन टू वन रैपो नहीं होगा टू ऑब्टेन कोऑपरेशन एंड मेंटेन इंटरेस्ट ऑफ द क्लाइंट्स। ऑल्सो कंपेयर टू इंडिविजुअल टेस्ट, ग्रुप टेस्ट आर लेस केपेबल ऑफ मेजरिंग क्रिएटिव एस्पेक्ट्स। यहाँ पे था क्रिएटिव थिंकिंग है, यहाँ पे क्रिएटिव एस्पेक्ट मेजर नहीं होगा। यहाँ पे क्लाइंट के फीलिंग समझ सकते हैं यहाँ पे, और रैपो बढ़ सकते हैं यहाँ पे नहीं होगा। तो इसका एडवांटेज, इसका डिसएडवांटेज, इसका डिसएडवांटेज, इसका एडवांटेज है। तो ये आपको याद रखना है कि एक का आपको पढ़ लिया तो बोर्ड्स में आप लोग दूसरे का ऑटोमेटिकली रिवर्स सोचना है। तो ये था बेस्ड ऑन मेथड ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। अभी बेस्ड ऑन मटेरियल यूज, तो वर्बल टेस्ट जहां पे हम लोग लैंग्वेज वर्ड्स यूज करते हैं फॉर मेजरिंग द इंटेलिजेंस आर कॉल्ड वर्बल टेस्ट, जहां पे हम लोग बोल के टेस्ट को एडमिनिस्टर करेंगे। इन दिस टेस्ट सब्जेक्ट्स आर मेजर्ड, दे आर रिक्वायर्ड टू रिस्पॉन्ड वर्बली टू अ टेस्ट आइटम, मतलब शायद मैं इंटरव्यू ले लूं या फिर कुछ एक क्वेश्चनर मैंने दिया तो उसके बेसिस पे मैं उनसे पूछूंगा क्वेश्चन आंसर। तो आर्मी अल्फा टेस्ट, वेस्लर्स एडल्ट इंटेलिजेंस, दीज आर सम ऑफ द वर्बल टेस्ट ऑफ इंटेलिजेंस। एडवांटेजेस, वर्बल टेस्ट हायर मेंटल एबिलिटीज को भी समझ सकते हैं, तो उसके बोलने से मुझे समझ में आएगा उसका एटीट्यूड कैसा है, उसके क्या क्या अच्छे एक्सपीरियंस रहे, अच्छे बुरे, तो मैं उसके हायर मेंटल एबिलिटीज को भी स्टडी कर सकता हूँ। वर्बल टेस्ट ऑफ इंटेलिजेंस आर यूजफुल टू डिफरेंशिएट बिटवीन पीपल हैविंग एवरेज इंटेलिजेंस एंड बिलो एवरेज, तो बात करके ही हम लोग को उसके अलग अलग एरियाज में कितना नॉलेज है वो भी हम लोग को आइडिया आ जाएगा। सो दैट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ द वर्बल टेस्ट। बट डिसएडवांटेज, मेजर डिसएडवांटेज है कि हम लोग जो लैंग्वेज में टेस्ट कंडक्ट कर रहे हैं दैट कैन नॉट बी गिवन टू पीपल हैविंग लिंग्विस्टिक बैकग्राउंड व्हिच इज डिफरेंट, इलिटरेट पीपल, स्मॉल चिल्ड्रन। तो अगर मैं टेस्ट इंग्लिश में रखता हूं बट जो लोग ऐसे जिनको इंग्लिश नहीं समझ में आती, तो ये एक लिंग्विस्टिक लिमिटेशन हो गया। या फिर कोई लोकल लैंग्वेज ही समझता है वो बाकी लैंग्वेज नहीं समझता, तो ये एक लिमिटेशन होगा। दिस टेस्ट आर कल्चर बाउंड एंड therefore cannot be used in other cultures। तो हम लोग जो वर्बली पूछते हैं शायद ऐसा हो सकता है कि हर कल्चर में अलग अलग उनका पॉइंट ऑफ व्यू, तो कुछ क्वेश्चनर्स हम लोग उनको नहीं पूछ सकते, टेस्ट नहीं ले सकते, तो कल्चरल ये ड्रॉबैक भी है। एक्सक्यूज मी। सो वर्बल टेस्ट ऑफ इंटेलिजेंस में जैसे कि मैंने क्वेश्चन पूछा है कि अगर शू को कोरिलेट करते हैं फुट के साथ, हैट को आप लोग इन तीनों में से किसके साथ कोरिलेट करोगे, तो ऑब्वियसली किटन, हेड और नाइफ में से आप लोग हैट को कोरिलेट करोगे विद हेड। सो दैट इज योर वर्बल इंटरप्रिटेशन। आई, हेड, तो आईज कहां पे, हेड में है, तो विंडो कहां पे होगा, की, फ्लोर, रूम, तो ऑब्वियसली विंडो विल बी इन द रूम। जमीन पे तो विंडो नहीं होगा, चाबी में तो नहीं होगा, तो ये एक वर्बल टेस्टिंग मेथड हो गया। फिर नॉन वर्बल मेथड, नॉन वर्बल मेथड में हम लोग बोलेंगे नहीं, हम लोग पार्टिसिपेंट को पिक्चर्स, डिजाइन, मटेरियल ऑब्जेक्ट्स दे देंगे टू मेजर द इंटेलिजेंस। तो जैसे यहाँ पे एक पिक्चर दिया हुआ है और उस पिक्चर के अकॉर्डिंगली कुछ ऑब्जेक्ट्स दिए हुए हैं जो डिसमेंटल्ड है, वो पर्सन को ये ऑब्जेक्ट को देख के इसको पूरा जोड़ना है, तो ये उसका स्पीड भी होगा, उसके मोटर स्किल्स होंगे, उसका इंटेलिजेंस होगा, उसका शार्पनेस पता चलेगा, तो ये सब कुछ चीज टेस्ट होगा। तो मेजर द इंटेलिजेंस हम लोग नॉन वर्बल मैकेनिज्म यूज कर सकते हैं, पिक्चर्स, मेटल ऑब्जेक्ट, डिजाइन एक्सेट्रा। इन दिस टेस्ट लैंग्वेज इज नॉट यूज्ड। In this test, subjects are not required to respond verbally. So non-verbal tests are used for performance tests and paper pencil tests like cause block design test, या फिर जैसे block design test दिया, Alexander's pass longs test, then Merrill Palmer का block bending test, Dr. Bhatia का non-verbal test. These are some of the non-verbal tests. Even Raven's Stanford progressive matrices and Raven's colored progressive matrices are some of the examples of paper pencil tests. ये सब जो थे, these were examples of performance test, और ये है paper pencil test. Advantages of non-verbal, जो language का problem था वो हट गया क्योंकि हम लोग को बोलना ही नहीं है, तो limitation of the language that gets removed. Illiterate people, small children, वो देख के समझ के वो लोग अपना एक्टिविटी करेंगे। तो performance tests are especially useful to measure the intelligence of differently abled people। तो जो physically handicap है उनको ये objects दे दिए, pictures दे दिए और उससे उन लोग से काम करवाया जाए। This tests are culture free, क्योंकि ये objects वगैरह हैं तो किसी culture का उसमें कोई objection नहीं होगा। Disadvantages, एक तो है कि हम लोग non verbal test of intelligence को
हायर एबिलिटीज को एनालाइज नहीं कर सकते, क्योंकि पर्सन जब ही बोलेगा तो उसके हायर एबिलिटीज दिख के आएंगे. नॉन वर्बल टेस्ट ऑफ इंटेलिजेंस आर लेस सुटेबल टू डिफरेंशिएट बिटवीन पीपल हैविंग एवरेज एंड पीपल हैविंग अबव एवरेज इंटेलिजेंस. तो हम लोग को सिर्फ उसके परफॉर्मेंस पे एनालाइज होगा, बात करेंगे, वर्बली रिस्पॉन्ड करेगा तो ज्यादा बेटर होगा. देन एप्लीकेशंस, कहाँ पे हम लोग अप्लाई कर सकते हैं, बहुत ही ये पर्सनल रिस्पॉन्स है, फटाफट ही कंप्लीट हो जाएगा. जैसे कि इफेक्टिव स्कूलिंग, तो इंटेलिजेंस टेस्ट अनेबल टीचर्स एंड अदर अथॉरिटीज टू आइडेंटिफाई एजुकेशनली बैकवर्ड स्टूडेंट्स एंड सॉल्व देयर प्रॉब्लम्स. उनके पीरियोडिक टेस्ट स्कोर्स के ऊपर पे टीचर्स क्लासिफाई करते हैं इनटू इंटेलेक्चुअल कैटेगरीज सो दैट स्पेशल इंस्ट्रक्शनल प्रोग्राम्स कैन बी सेटअप एंड उनके मेंटल डेवलपमेंट एंड को एनहांस किया जा सके सो दैट दे कैन रीच टू अ नॉर्मल लेवल. तो ये इंटेलिजेंस का अंडरस्टैंडिंग स्कूल्स में हेल्प करेगा टीचर्स को. डेफिनेटली स्कूल्स में टीचर्स का जितना इंपॉर्टेंट रोल है इवन पेरेंट्स का भी है. तो डायरेक्ट फर्स्ट से मैं पेरेंटिंग पे जाता हूँ, तो आप लोगों को याद रहेगा. तो देयर इज इफेक्टिव पेरेंटिंग आल्सो. तो इंटेलिजेंस टेस्ट helps parents to know intellectual capacities of their children, abilities of their children, कि उनको फोर्स ना करे, समझे कि उनका रियलिस्टिकली एबिलिटीज क्या है. तो IQ scores helps parents in providing relevant educational facilities for the child, कि उसको एक्स्ट्रा स्टडी का जरूरत है, उसको कोचिंग का जरूरत है टू देयर चिल्ड्रन एंड टू हैव रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन फ्रॉम द चिल्ड्रन. तो पेरेंट्स को भी जरूरी है टू अंडरस्टैंड के उनके बच्चे का इंटेलिजेंस लेवल क्या है. देन मेंटल हेल्थ एडिंग, intelligence tests enables clinicians to measure the intellectual levels of their clients. They are useful to clinicians to diagnostic purposes, prognosis and deciding the therapeutic or rehabilitative programs. मतलब जिसका इंटेलिजेंस लेवल कम हो तो उसका मेंटल हेल्थ भी वीक रहेगा. तो ये भी इंटेलिजेंस टेस्ट हेल्प करेगा मेंटल हेल्थ कितना अच्छा है. देन इट इज यूजफुल फॉर करियर काउंसलिंग. तो करियर साइकोलॉजिस्ट जो होते हैं एजुकेशनल कोर्सेज में असिस्टेंस प्रोवाइड करते हैं किसको कौन से फील्ड में जाना चाहिए. जैसे मैंने हॉवर्ड गार्नर का मल्टीपल इंटेलिजेंस आज हम लोगों ने पढ़ा 9 टाइप्स. सो अगर अच्छे से करियर को स्टूडेंट सिलेक्ट करता है तो उसका फेलियर नहीं होगा, वेस्ट ऑफ टाइम नहीं होगा, मनी नहीं होगा, रिसोर्सेज नहीं होगा और वो सक्सेसफुल ज्यादा होने का चांसेस है. तो करियर काउंसलर्स जो होते हैं वो भी इंटेलिजेंस टेस्टिंग को यूज करते हैं. वोकेशनल काउंसलिंग मतलब कोई स्पेसिफिक स्किल एक्वायर करना जो आपको हेल्प करे. So intelligence test which help to choose suitable vocation for themselves, introducing the problems of absenteeism. अगर person motivated रहेगा तो absent क्यों रहेगा. Job satisfaction, increase the possibilities of living a satisfied and happy life. तो ये सब जरूरी है. New trends, last topic. New trends क्या क्या आए हैं, एक है social, एक है emotional intelligence और एक है artificial intelligence. तो social intelligence एक्टिविटी आप लोग खुद से पढ़ सकते हैं, बहुत ही सिंपल है. सो सोशल इंटेलिजेंस मतलब सोशली कैसे पर्सन इंटरैक्ट करता है. तो मेनी अ टाइम्स पीपल हु आर लेस क्वालिफाइड, आई एम सॉरी, people who are less qualified and who do not do well in school, they are quite successful because social interaction उनका अच्छा है. They are happy also, they are popular in their lives. This it is not just cognitive abilities. ऐसा नहीं कि thinking and memory पे dependent है, but there are other factors which determine success and social intelligence is one of the factors. तो कैसे socially interact करते हैं. थॉर्नडाइक जिन्होंने दिया था 3 टाइप का इंटेलिजेंस, दैट इज सोशल, एब्स्ट्रैक्ट एंड कॉन्क्रीट इंटेलिजेंस. तो थॉर्नडाइक ने बताया कि ही वाज द फर्स्ट वन टू यूज सोशल इंटेलिजेंस वर्ड इन द ईयर 1920 फ्रॉम यूनिवर्सिटी ऑफ कोलंबिया. एज पर गार्डनर दिस इंक्लूडेड इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस एज वेल. तो गार्डनर का जो थियरी था 9 थियरीज, 9 पैरामीटर्स, तो उसमें उन्होंने बताया था इंट्रा एंड इंटरपर्सनल. तो इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस in his multiple intelligence theory, according to Carl Albrecht, social intelligence is the ability to get along with others and to get them to cooperate with oneself. तो कितना अच्छे से हम लोग मिक्स हो सकते हैं, that is depending on your social intelligence. तो कुछ लोगों का हम लोग बोलते हैं कुछ लोग इंट्रोवर्ट है, एक्सट्रोवर्ट है, तो that is definitely their type of personality, बट उसके इंटेलिजेंट बिहेवियर पे भी वो चीज को मॉडिफाई कर सकता है. तो दैट इज नोन एज सोशल इंटेलिजेंस. अकॉर्डिंग टू कार्ल एल्ब्रेच्ट, our behavior towards others falls somewhere on a spectrum between toxic behavior and nourishing behavior. तो हमारा behavior depend करता है between toxic behavior क्या होगा, cooperate नहीं करना किसी और को, negative बुराई करना, गप्पे मारना, gossip करना, discourage करना दूसरों को, these are toxic behavior. Whereas continued pattern of toxic behavior indicates a low level of social intelligence. बट किसी को रिस्पेक्ट करना, कोऑपरेट करना, पॉजिटिव बातें करना, एनकरेज करना, मोटिवेट करना, दैट इज एन एग्जांपल ऑफ नरिशिंग बिहेवियर. तो ये हमेशा ये इंपॉर्टेंट रोल है कि आप लोग नरिशिंग बिहेवियर परफॉर्म करते हो कि टॉक्सिक बिहेवियर. तो जैसे कोई टीचर होगा वो बार बार मोटिवेट करेगा स्टूडेंट्स को, गाइड करेगा कि कैसे आप लोग इंप्रूव कर सकते हैं, दैट इज अ नरिशिंग बिहेवियर.
A continued pattern of nourishing behavior indicates a high level of intelligence. तो अगर ज्यादा ही nourishing behavior है तो intelligence वो person का ज्यादा है social level पे. Then वो social intelligence जिनका high होगा वो क्या क्या करेंगे, तो they are good at understanding and interacting with other people. तो ये हम लोग लास्ट चैप्टर में पढ़ा था, रैशनल पर्सन खुद के बारे में सोचता है, दूसरों को भी बारे में भी सोचता है. They have the ability to monitor their verbal and non-verbal expressions while communicating with others. तो जैसे अभी मैं बोल रहा हूँ, दिस आर माय वर्बल, ना भी बोल रहा हूँ लेकिन मैं हंसू, स्माइल करूँ, हैंड मूवमेंट्स करूँ, दिस आर ऑल नॉन वर्बल एक्सप्रेशंस, ये भी कम्युनिकेट करते हैं. दिस इज ऑल्सो हेल्पिंग इन सोशल इंटेलिजेंस. दे आर गुड स्पीकर्स एंड गुड लिसनर्स. तो जैसे मैं बोल भी रहा हूँ और आप लोग मेरी बातें सुन रहे, तो मैं भी अच्छा लिसनर हूँ. लोगों की बातें सुनना, समझना और फिर रिस्पॉन्स देना, दैट इज अ गुड लिसनर. Then they are skilled at assessing the emotions, motivations, desires and intentions of those around them. So that is the importance of social intelligence. Understand social dynamics in an effective way. They are flexible in their approach while dealing with others, and they resolve the conflicts, मतलब सभी के लिए win win situation. They are अच्छे negotiators, कोई भी चीजों में अच्छे से दोनों ही जो पार्टीज है जो अपोज कर रहे हैं उनके बीच में एक सुलझा पाए, है ना, दैट इज नेगोशिएशन. एंड दे एनहांस पर्सनल एंड प्रोफेशनल रिलेशनशिप विद अदर्स एज वेल. सो सोशल इंटेलिजेंस में भी जरूरी है कि आपका इंटरेक्शन सिर्फ सोसाइटी के साथ ही नहीं, आपके फैमिली के साथ भी कैसा है वो भी मैटर करता है. देन इमोशनल इंटेलिजेंस बाय जो एग्जांपल दिए, जैसे कि मेघा is afraid of getting less marks in the examination, therefore she becomes restless and avoids going to college. तो उसके इमोशंस उस पर डोमिनेट कर रहे हैं, इमोशंस इसे डोमिनेट कर रहे हैं जिसकी वजह से वो अपने एक्शंस को कंट्रोल नहीं कर पा रहे. सिमिलरली शैलेश जो ऑर्डिनरी वर्कर है, 10,000 रुपए महीने कमाता है, बट ही इज वेरी हैप्पी, he understands the problems of others, he helps the needy people, so he does not get anxious. So this is emotional intelligence. सबका इमोशनल लेवल क्या लेवल पे होता है. So yes, all of us face, we in a competitive world we face socially, economically, occupationally or academically, and to cope up with these challenges situations effectively, it is important to be aware of be aware of and manage our emotional reactions in the challenging situations. John Mayer and Peter Salovey used the term emotional intelligence for the first time. Daniel Goleman ने इस concept को popularize कर दिया, like emotional intelligence को. वही researchers John Mayer and Peter Salovey ने define किया emotional intelligence as the ability to perceive and monitor one's own and others' emotions, to discriminate among them, and to use information to guide one's thinking and action. तो हम लोग किसी और के इमोशंस को कितना समझ पा रहे हैं, कितना एक्सेप्टेबल है, फ्लेक्सिबल है, और कोई हमारे भी इमोशन कितना समझ पाता है, इसको बोलते हैं द इमोशनल इंटेलिजेंस. They presented an ability based model of emotional intelligence and defined emotional intelligence as a set of primary cognitive abilities, that is perceiving emotions, using emotions, understanding emotion, managing emotions. Perceiving मतलब हम लोग कैसे उसको रिसीव करते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं और इंटरप्रेट करते हैं इमोशंस को, खुद के लिए भी दूसरे के लिए भी. मतलब अगर किसी को मैंने गुड न्यूज दिया, मेरे दोस्त को मैंने गुड न्यूज दिया कि यार मेरा ये अचीवमेंट हुआ है, अगर वो खुश होता है तो ही हैज परसीव्ड द इमोशंस, राइट. अगर वो बहुत ज्यादा खुश होता है मतलब उसने बहुत ज्यादा उस चीज की खुशी को माना है. कोई कम रिएक्ट करता है, दैट मीन्स वो इमोशंस को इतना अच्छे से एक्सप्रेस नहीं कर रहा है. यूजिंग इमोशंस, द एबिलिटी टू यूज इमोशंस टू वेरियस कॉग्निटिव एक्टिविटीज सच एज थिंकिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग एक्सेट्रा. तो किसी बारे में सोचना, किसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ढूंढना, ये हमारे इमोशंस पे बेस्ड है, ये हमारे मूड के ऊपर बेस्ड है. अंडरस्टैंडिंग इमोशंस, द एबिलिटी टू अंडरस्टैंड इमोशनल लैंग्वेज एंड कॉम्प्रिहेंड रिलेशनशिप अमंग वेरियस इमोशंस. तो किसी के इमोशंस को समझ पाना और इसके हिसाब से उसको सजेशन देना, सपोर्ट करना, तो दैट इज अंडरस्टैंडिंग इमोशंस. देन मैनेजिंग इमोशंस, द एबिलिटी टू रेगुलेट इमोशंस ऑफ सेल्फ एंड अदर्स, खुद के भी दूसरे भी. कोई पर्टिकुलर इंसिडेंस हो गया तो ऐसा नहीं कि हम लोग ने ओवर रिएक्ट कर लिया या रिएक्ट ही नहीं किया, तो मैनेजिंग द इमोशंस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. सो ये इंपॉर्टेंस हो गया अबाउट द इमोशनल इंटेलिजेंस. थर्ड टाइप का इंटेलिजेंस जो है दैट इज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस. आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, सॉरी यहाँ पे एक टेबल दिया हुआ है, बहुत ही सिंपल है. हाई इमोशनल इंटेलिजेंस हुआ तो स्टेबल है, पेशेंट है, ऑप्टिमिस्टिक, इंडिपेंडेंट, हैप्पी, एंथुसियास्टिक एंड काम, सेटिस्फाइड. जिनमें लो है इमोशनली अनस्टेबल, इम्पेशेंट, नेगेटिव थिंकिंग, डिपेंडेंट, सैड, एपैथेटिक, रेस्टलेस एंड डिससैटिस्फाइड. आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में हम लोग यूज करते हैं मशीन्स या फिर सॉफ्टवेयर प्रोग्राम्स रनिंग द मशीन्स टू थिंक एंड लर्न थ्रू एक्सपीरियंसेस just like human intelligence. It is a field of study that combines sciences of computer science, algorithms, language, philosophy and psychology. So this is the current trend which is going on of artificial intelligence. जैसे कि यहाँ पे दिया है बॉक्स में, computers, self-driven cars, robots,
medical tools, translation devices, etc. etc. So artificial intelligence is an innovation. It is an innovation created by human intelligence. There are comparatively no limitations to human intelligence, but artificial intelligence के limitations हैं क्योंकि हम लोगों ने जितना information डाला है उसी हिसाब से वो कंप्यूटर या वो डिवाइस या वो गैजेट फंक्शन करेगा. Due to upgraded knowledge based on experiences, imagination, emotions, ethics, and social values, human intelligence can take comparatively more relevant decisions as compared to artificial intelligence, because artificial intelligence can take decisions only on the basis of stored information. So in comparison to artificial, obviously human intelligence is superior क्योंकि human intelligence ने artificial को बनाया है, artificial से human नहीं है. Therefore, artificial intelligence cannot be an option to human intelligence in a real sense. Today, artificial intelligence is used on a large scale to perform various daily routine tasks such as speech recognition. तो स्पीच रिकग्निशन जैसे आप लोग गूगल पे आप लोग सिर्फ बोलो और स्पीच रिकॉग्नाइज होता है. नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग, स्पैम फिल्टरिंग फ्रॉम ईमेल्स, तो ईमेल्स में कुछ स्पैम में चले जाते हैं, कुछ ही रहते. मेडिकल डायग्नोसिंग थ्रू गैजेट्स एंड डिवाइसेस, डिटेक्टिंग फ्रॉड्स इन इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन, वेदर फोरकास्टिंग. तो ये जो भी हो रहा है ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो हम लोगों ने मशीन्स या डिवाइसेस में डाले हैं. तो ये पूरा डिटेल में डिस्कशन कंप्लीट हुआ अबाउट द इंटेलिजेंस. जस्ट टू समराइज, इंटेलिजेंस मीन्स द capacity to understand the world, think rationally and use available resources effectively when faced with challenges. एक टर्मन का डेफिनेशन था और एक वेस्लर का डेफिनेशन था. टू एक्ट पर्पसफुली, think rationally and to deal with environment effectively. Two major perspectives of intelligence. एक intelligence is a single unit and multiple abilities, और हम लोग multiple वाले को फॉलो करते हैं. 1905 में अल्फ्रेड बिने ने while he was working in a Paris school, he devised his first intelligence test, that is known as the Theodore और बिने ने साथ में दिया. थियोडोर साइमन एंड बिने ने दिया था. That is why it's considered as the father of intelligence tests. Today, intelligence tests used are in diverse fields such as in education institutes, child guidance centers, industries, recruitment centers, diagnostic clinics. मतलब ये applications हो गया कौन से फील्ड में. तो हम लोग ने स्कूलिंग में पढ़ा, पेरेंटिंग में पढ़ा, फिर also to help the physically or differentially able children, और इवन इन करियर सिलेक्शन, करियर गाइडेंस में. तो ये सब जगह में, वोकेशनल ट्रेनिंग में हो सकता है. इन टुडेज कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड देयर इज इंपॉर्टेंस ऑफ सोशल एंड इमोशनल इंटेलिजेंस. सोशल मतलब कैसे हम लोग लोगों के साथ इंटरैक्ट करते हैं. इमोशनल मतलब हमारा इमोशनल आउटबर्स्ट है, इम्पेशेंट है, अनस्टेबल है कि इमोशनली कंपोज्ड है. सो दैट इज ऑल्सो बिकमिंग सक्सेसफुल इन रियल right now in real sense in the today's world. And artificial intelligence is the performance of large scale work on daily routine and to solve problems of various critical problems using artificial intelligence like computers, gadgets, devices and so on. Important concept जो आज हम लोगों ने पढ़े. मेंटल एज. मेंटल एज क्या था? फ्यूचर साइकोलॉजिस्ट, मेंटल एज वो हो जाता है जहां पे कोई पर्टिकुलर टेस्ट को सक्सेसफुली कोई पर्टिकुलर इंडिविजुअल कितना अच्छे से परफॉर्म कर सकता है. दैट इज देयर मेंटल एज. सो इट इज द एज व्हेन एन इंडिविजुअल परफॉर्म्स सक्सेसफुली ऑन ऑल द आइटम्स इन अ टेस्ट. दैट इज द मेंटल एज. IQ is MA upon CA multiply by 100. परफॉर्मेंस टेस्ट, तो एक परफॉर्मेंस टेस्ट था जहां पे हम लोग परफॉर्मेंस को एनालाइज करते हैं, और एक पेन पेंसिल टेस्ट था. तो ये जो अलग अलग टाइप के टेस्ट होते हैं ये नॉन वर्बल टेस्ट में हम लोग ने कंसिडर किया था. देन सोशल इंटेलिजेंस. एक मिनट, ये मैं आपको दिखा दूं परफॉर्मेंस टेस्ट कहाँ पे आया था. यस, सो ये देखो परफॉर्मेंस टेस्ट के एग्जांपल्स है ना. तो ये परफॉर्मेंस टेस्ट हो गए, डॉक्टर भाटियाज, ब्लॉक टेस्ट एंड सो ऑन. तो ये सब नॉन वर्बल टेस्ट है जहां पे हम लोग इमेजेस वगैरह दे सकते हैं. okay? फिर हम लोगों ने लास्ट समरी में यस इंपॉर्टेंट साइकोलॉजिस्ट, सोशल इमोशनल एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो गया. अल्फ्रेड बिने, बिकॉज इज द फादर ऑफ इंटेलिजेंस टेस्ट. कितनी बार रिपीट हुआ अल्फ्रेड बिने के बारे में, क्योंकि फर्स्ट मेथड उन्होंने दिया. फिर आए डेविड वेस्लर एंड सो ऑन. लीविस टर्मेन जिन्होंने इस थियरी को मॉडिफाई किया, और स्टैनफोर्ड बिने टेस्ट या बिने साइमन टेस्ट दिया गया है ना. तो ये रिवाइज द टेस्ट. ये बिने है, डी नहीं है, BINET. तो ये हम लोग ने डिटेल में फ्यूचर साइकोलॉजिस्ट कंप्लीट किया है अबाउट द इंटेलिजेंस इन द सेकंड चैप्टर.
नेक्स्ट टाइम विल मीट विद द थर्ड चैप्टर, और मैं एक पर्टिकुलर सीरीज में टेक्सचुअल क्वेश्चन आंसर्स भी डिस्कस करूंगा, बट ऑलरेडी काफी टाइम ये पर्टिकुलर वीडियो के चैप्टर के वीडियो में चला जाता है. So please do share your feedback for all the efforts that I have taken. That's all from Dipenism.